अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्थ लेक्चर नंबर 04, जिसमें हम दो ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा टॉपिक है आपके पास गाज़ेस लॉ। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइप कीजिए कंसेप्चुअल फिज़िक्स बाय फारूक कुंडी और हर आने वाले लेक्चर से आप मुस्तफ़िद हो। तो पेन निकालिए, कापी निकालिए और अपने लिए ख़ुद नोट्स बनाइए। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाज़ेस लॉ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक से तो हम खूब वाकिफ़ हैं। अब एक नया टर्म आया है आपके पास, फ्लक्स का लफ्ज़ी मतलब होता है फ्लो, समथिंग टू फ्लो। किसी चीज़ के बहाव को क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। लेकिन ये आप जहन में न लाएं कि हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और वहाँ पे चार्जेस एट द रेस्ट होते हैं। यहाँ पे चार्जेस के असरात के बहाव को हम पढ़ेंगे। चार्ज एट द रेस्ट होगा लेकिन उसका असर किसी एरिया में से गुजरेगा। इसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का लफ्ज़ी मतलब क्या है आपके पास? बहाव, किसी भी चीज़ का बहाव। मतलब ये है कि एयर का फ्लक्स भी हो सकता है, वाटर का फ्लक्स भी हो सकता है, लाइट का फ्लक्स भी हो सकता है। तो अब आपके पास वाटर जो है अगर किसी पाइप से निकल रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पाइप के इस सिरे से वाटर का फ्लक्स है। बिल्कुल इसी तरह अगर हवा किसी एरिया से अंदर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हवा का फ्लक्स है। और आज जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये है कि फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आएंगे डिफिनीशन पे भी आएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर है आपके पास E डॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वेक्टर एरिया A। यहाँ पे एक नया टर्म मैं एक्सप्लेन करूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले कि वेक्टर एरिया A, जिसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर। इससे पहले अक्सर बच्चों को ये मालूम नहीं था कि एरिया भी एक वेक्टर होता है, एरिया की भी डायरेक्शन होती है। तो आज ये जान लें कि एरिया की भी डायरेक्शन होती है। किस तरह? लेट्स सपोज हमारे पास कोई प्लेन है x, y और z। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इसके अंदर कोई स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर का साइड A, B, C और ये है आपके पास D। स्क्वायर का ये साइड की लंबाई A और इस साइड की लंबाई क्या है आपके पास? BA, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए, किसी भी स्टूडेंट से कहा जाए, 10th क्लास के स्टूडेंट को भी अगर कह दिया जाए कि एरिया किस चीज़ के बराबर है, तो साइड ज़रबे साइड, तो ये हो जाएगा A ज़रबे A इज इक्वल टू A का स्क्वायर। तो ये एरिया है और ये एरिया का मैग्नीट्यूड है। इस साइड A को जब इस साइड A के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस एरिया, इस स्क्वायर, ये जो सरफेस एरिया है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये बात याद रखें कि एरिया इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए गिवन स्क्वायर। लेट्स सपोज ये स्क्वायर हमारे पास है, इस स्क्वायर की हमने क्या मालूम करनी है? स्क्वायर है हमारे पास, इस एरिया की हमने क्या मालूम करनी है? डायरेक्शन मालूम। तो बेसिकली क्या डिफिनीशन है? एरिया
is the cross product of two sides of the given surface। किसी भी गिवन सरफेस, ये गिवन सरफेस है जिससे आपको कहा जा रहा है कि इस सरफेस का क्या मालूम करें, डायरेक्शन मालूम। तो एरिया बजाते खुद क्रॉस प्रोडक्ट है। क्लास 11th में हम दो प्रोडक्ट पढ़ाते हैं, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब when two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied, जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई किया जाता है एंड वी गेट ए स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी, और हमारे पास कौन सी क्वांटिटी मिले, वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो एरिया इज द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी को कहा जाता है जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट में हमें कौन सी क्वांटिटी मिले, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया भी क्रॉस प्रोडक्ट है, किस चीज का, टू साइड्स का, यानी वेक्टर एरिया ए इज इक्वल टू साइड ए बी क्रॉस साइड बी सी। साइड ए बी क्रॉस साइड बी सी जो रिजल्टेंट देगा, यहां पे साइड ए बी किस चीज के बराबर था, ए, और साइड बी सी किस चीज के बराबर था, वो भी ए के बराबर था। लेकिन ये बात याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें साइन थीटा के साथ डायरेक्शन देता है। क्रॉस प्रोडक्ट में चूंकि वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, एन रूफ, जिसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा ए का स्क्वायर और साइन, और ये जो एन है, अब ये एक्स एक्सिस में है, ये साइड एक्स एक्सिस में है, ये साइड वाई एक्सिस में है, तो इस वेक्टर सी की जो डायरेक्शन, जो एरिया की डायरेक्शन है, वो हमेशा क्या होगी, जेड एक्सिस में होगी। के मतलब ये है कि जब भी दो वेक्टर ए क्रॉस बी, कोई भी दो वेक्टर हैं और आपस में मल्टीप्लाई होके हमें तीसरी क्वांटिटी मिल रही है और वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन, इस सी की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, किस चीज के, इन दोनों वेक्टरों की। तो अब हमारे पास इस एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, किस चीज के परपेंडिकुलर होगी, इसके सरफेस की, इसके सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होगी, क्या, डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि एक साइड ए था, दूसरा साइड भी ए था, इसके परपेंडिकुलर एक एक्स एक्सिस था, दूसरा वाई एक्सिस था, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस। हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर है, एक है आपके पास एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए के। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी एरिया, लेट सपोज हम एक और एरिया की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास एक और प्लेन है, ये तीन एक्सिस हैं हमारे पास, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, हमारी मर्जी है जिस कोऑर्डिनेट को जो एक्सिस कहें, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम लेट सपोज जेड एक्सिस कहते हैं आपको समझाने के लिए, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई। यहां पे हमने कोई भी एरिया रख दिया है, ये एरिया है जो कौन से प्लेन में है आपके पास, एक्स और वाई प्लेन में। अब ये सर्कल की शक्ल में है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास क्या हो, स्क्वायर की शक्ल में। अब आपके पास इसका एक कंपोनेंट एलॉन्ग जेड एक्सिस है और दूसरा कंपोनेंट एलॉन्ग
एक्स एक्सिस है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसके अलांग होगा? वाई एक्सिस के अलांग, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात हमेशा याद रखें कि एरिया की डायरेक्शन, किसी भी एरिया की डायरेक्शन अगर आपने फाइंड करनी है तो वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। उसके सरफेस के हमेशा क्या होगा? आपके पास परपेंडिकुलर होगा। अब हम चलते हैं एक और मिसाल की तरफ, और वो मिसाल है आपके पास, याद रखें। और एक बात हाँ याद दिलाता जाऊं कि अगर ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव z भी हो सकती है और इसकी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव z भी हो सकती है, दोनों ले सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरिया में ये बात लिख लें, 2 डायमेंशनल एरिया, कोई भी 2 डायमेंशनल एरिया के, उसको हम फिजिक्स में कहते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस 2 डायमेंशनल एरिया को फिजिक्स में क्या कहा जाता है? ओपन सरफेस कहा जाता है। और इस ओपन सरफेस की हम दोनों साइड पे डायरेक्शन ले तो करेक्ट, बोथ साइड डायरेक्शंस आर करेक्ट, बोथ साइड्स डायरेक्शन इज करेक्ट, दोनों साइड की डायरेक्शन क्या होगी? करेक्ट होगी। मतलब यह है कि अगर हम अलोंग के इस तरफ बिल्कुल आपकी तरफ ले फिर भी करेक्ट, और अगर इनटू द बोर्ड ले तो भी करेक्ट है। उसके लिए क्या होगा आपके पास? a स्क्वायर इज इक्वल टू -k, यानी इस इनटू द बोर्ड। आउटवर्ड भी हो सकती है, दैट इज आउटवर्ड ऑफ द सरफेस and also inward to the surface। सरफेस के इनवर्ड भी हो सकती है, यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग j भी हो सकती है और अलोंग -j भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपके पास एरिया क्या हो? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हम बोथ साइड की डायरेक्शन को ले सकते हैं, आउटवर्ड ऑफ द सरफेस भी ले सकते हैं, इनवर्ड टू द सरफेस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बात आ गई 3D सरफेस की, बात किस चीज की आ गई आपके पास? 3 डायमेंशनल सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस। तो 3 डायमेंशनल सरफेस में हम एक चीज को अपने जहन में रखेंगे, एक चीज को हम अपने जहन में रखेंगे कि पहली बात तो यह है कि उसको कहा जाता है क्लोज्ड सरफेस। क्या कहा जाता है? क्लोज्ड सरफेस। जब तक हम एरिया वेक्टर नहीं समझेंगे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की समझ नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी जब हम वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को समझ लेंगे। तो 3 डायमेंशनल सरफेसेस को कहा जाता है क्लोज्ड सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस को कहा जाता है ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में बोथ साइड की डायरेक्शन हम करेक्ट ले सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल सरफेस में आपको याद रखना चाहिए, 3 डायमेंशनल सरफेस में आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सिर्फ आउटवर्ड सरफेस को ही लेंगे, इनवर्ड सरफेस को नहीं लेंगे। क्या मतलब है इस बात का? ओनली आउटवर्ड सरफेस इज करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ कौन सी सरफेस करेक्ट होगी आपके पास? आउटवर्ड सरफेस करेक्ट होगी। लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्यूब है, और ये क्यूब 3 डायमेंशन में है,
तो फिजिक्स में इसको क्या कंसीडर किया जाता है? क्लोज्ड सरफेस। क्यूब को क्या कंसीडर किया जाएगा? कोई भी 3D, चाहे स्फेयर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे कोन हो, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल सरफेस है तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है? क्लोज्ड। और क्लोज सरफेस में हम डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड लेंगे। अब लेट सपोज इस क्यूब का एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये ऊपर से है, तो यह बात याद रखें कि इस सरफेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। किस चीज के परपेंडिकुलर होगी? लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एरिया की डायरेक्शन जेड एक्सिस में होगी। ये यहां पे आउटवर्ड लेंगे, इनवर्ड नहीं लेंगे। इस सरफेस ये लेट सपोज एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये हम बाहर वाला सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस देख रहे हैं। इस सरफेस की डायरेक्शन हमेशा बाहर, आउटवर्ड होगी। अगर हम दूसरी साइड की सरफेस को देख लें तो उसकी डायरेक्शन भी बाहर। तो ये बात याद रखें कि इन ए क्लोज्ड सरफेस ओनली आउटवर्ड सरफेस इज करेक्ट। आउटसाइड सरफेस का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ बाहर की डायरेक्शन को करेक्ट तस्लीम किया जाएगा। किस केस में? जब आपके पास सरफेस क्लोज्ड। क्लोज सरफेस कब होती है? जब 3 डायमेंशन। तो इसका मतलब है कि इसकी एक डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक डायरेक्शन, इसकी एक डायरेक्शन बिल्कुल आपकी तरफ होगी, 2 डायरेक्शन, इसकी एक डायरेक्शन बिल्कुल लेफ्ट की तरफ होगी, 3 डायरेक्शन, इसकी एक डायरेक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, इसकी एक डायरेक्शन बिल्कुल बोर्ड के अंदर जो उस साइड की है, उस साइड की सरफेस यूं है ना, इस साइड की। तो 6 सरफेसेस होंगी इसकी और 6 डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन सिर्फ आउटवर्ड को करेक्ट तस्लीम किया जाए। अब बढ़ते हैं किस चीज की तरफ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कि एरिया एक वेक्टर है। अक्सर बच्चों को ये मालूम नहीं था कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन क्या क्यूब भी एक वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, क्यूब भी वॉल्यूम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अब बढ़ते हैं किस चीज की तरफ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फ्लक्स को तो स्टार्ट में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि फ्लो है। क्या है आपके पास? फ्लो। लेकिन किस चीज का फ्लो है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो है, चार्ज का फ्लो नहीं है। ये बात याद रखें, चार्ज का फ्लो बिल्कुल नहीं है। किस चीज का फ्लो है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बजाते खुद क्या था? एरिया था, रीजन था, स्पेस था। काफी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing perpendicular to the surface। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा? पास होने वाली लाइंस को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि कोई भी सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो पहले ये बात याद रखें कि 2 डायमेंशनल सरफेस को हम क्या कह सकते हैं? ओपन सरफेस। और ओपन सरफेस की डायरेक्शन आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं। तो यहां पे इसकी डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन ये हमेशा क्या होगी?
परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब ये एरिया आ गया है किसके सामने? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने। यहां से क्या निकल गई? एक लाइन निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां से भी दूसरी लाइन निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां से तीसरी लाइन निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहां से चौथी लाइन निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन ये कैसे पास हो गई? पासिंग परपेंडिकुलर। बिल्कुल एरिया ऐसे पड़ा था। इस एरिया की डायरेक्शन, ये सरफेस एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल आउटवर्ड होगी। रेड pen indicates the direction of this surface area which is always perpendicular to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे आई और कैसे पास हो गई? इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो गई। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल पर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना है? 1 2 3 4। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास होंगी, जितनी भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास होंगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कोई और मकाम पे हम क्या ले लेते हैं? वही एरिया है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आई हैं वो तादाद में ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये सारी की सारी क्या निकली हैं? परपेंडिकुलर निकली हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है वो किस चीज़ के बराबर है? 1 2 3 4 5 6 के बराबर। इसका मतलब ये है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा पास होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस हाथ में से पास होंगी, परपेंडिकुलरली पास होंगी, लफ्ज़ परपेंडिकुलरली पे जोर दिया जाएगा, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दूसरी बात, अगर हम इक्वेशन देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है E डॉट A। E is directly proportional to E, phi is directly proportional to E and phi is directly proportional to A। एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया बड़ा होगा तो फ्लक्स भी वहां से ज्यादा होगा, फ्लक्स भी वहां से ज्यादा होगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का हम यूं समझाते हैं कि ये एक बड़ा एरिया है, इन दो एरिया से ये एरिया बड़ा है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस ऊपर गुजर गई थी और कुछ नीचे गुजर गई थी, तो याद रखें कि एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। एरिया से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स नहीं कह सकते, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहा जाता है। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी थी इस एरिया में से। जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने एक बड़ा एरिया लेकर आए, तो ये दो लाइनें और ये दो लाइनें भी किससे गुजर गई? इस एरिया से गुजर गई। तो इसका मतलब है कि एरिया ज़्यादा हो गया। एरिया क्या हो गया? ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमसे ये 2 लाइनें मिस हो रही थी, बल्कि 4 लाइनें मिस हो रही थी। एरिया को हमने बड़ा कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और यहाँ से ले लें 10। तो एरिया को बड़ा करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा हो गए। जितना बड़ा एरिया आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रखेंगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेंगी, उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। अब एक थर्ड टर्म डॉट प्रोडक्ट को जब हम ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, ई ए कास थीटा। कास थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस चीज के दरमियान एंगल है, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया ए, इन दोनों के बीच एंगल है। अब आते हैं हम 3 केसेस की तरफ। पहला केस कौन सा है कि एंगल पे किस तरह डिपेंड करता है कि अगर कितना डिग्री का एंगल हो, कितने डिग्री का एंगल हो तो कितना फ्लक्स होगा, इस चीज को समझते हैं। तो पहला केस है आपके पास, इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा क्या है, जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए के बीच में है वो कितना है, 0 डिग्री, तो फाई इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। इफ थीटा is 90 degree, then phi is 0 यानी मिनिमम। और इफ थीटा इज 180 डिग्री देन phi इज नेगेटिव। 3 केसेस हैं हमारे पास। कितनी केसेस हैं, 3। एक केस में हमारे पास जो एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया के दरमियान वो 0 डिग्री है। दूसरे केस में वो एंगल 90 डिग्री है। तीसरे केस में वो एंगल क्या है आपके पास, 180 डिग्री है। तो ये बात याद रखें कि हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बजाय 3 डायमेंशनल चीज रखेंगे। पहले 2 डायमेंशनल को समझते हैं, फिर 3 डायमेंशनल की तरफ आएंगे। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सिमत में क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तीनों केसेस को एक ही डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह समझ आएगी, बिल्कुल ना घबराएं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। पहले केस में हमने एरिया यूं रखा हुआ है, दूसरे केस में एरिया यूं पड़ा हुआ है और तीसरे केस में एरिया को यूं रख दिया गया है। पहले केस में बिल्कुल एरिया यूं पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया की डायरेक्शन रेड कलर का पेन इंडिकेट कर रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है आपके पास एरिया की डायरेक्शन। तो इस केस में आपके पास थीटा किस चीज के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और वो बराबर हो जाएगा ई ए कास थीटा। और कास कितने के बराबर है आपके पास, ई ए कास 0 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके पास ई ए इंटू 1 से क्या आ जाएगा आपके पास ई ए। तो इसका मतलब है कि इस वक्त इस एरिया जो हमने परपेंडिकुलर रख दिया तो
एरिया को परपेंडिकुलर रख दिया और एरिया के डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा था, 0 डिग्री। तो फ्लक्स इस एरिया से मैक्सिमम। यहाँ पे अब ये एरिया यहाँ की बजाय यूं है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, रेड कलर का पेन इसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है किस चीज़ के, सरफेस की। मैंने बता दिया था स्टार्ट में कि एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही है तो कितने का एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें 90। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा फाई सेकंड केस में वो होगा आपके पास ई ए कास 90 डिग्री, और कास 90 पे क्या आता है आपके पास, ई ए 0, और टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को टच करते गुजरी है और हम उस चीज़ को फ्लक्स कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से होके गुजरे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस केस में चूंकि एरिया की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऊपर से टच होके गुजरेंगे। इस केस में हमने पहले एरिया यूं था, फिर यूं कर दिया, और इसको यूं कर दिया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैंने कहा कि ओपन सरफेस में आप अगर इस तरफ लें तो भी ठीक है, आप अगर इस तरफ लें तो भी ठीक है, और इस तरफ लें तो भी ठीक है। अब पहले एरिया यूं था, अब एरिया यूं हो गया और फिर एरिया यूं, तो रेड कलर का पेन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एरिया। ब्लू कलर का पेन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितने का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ए इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ। तो आपके पास जो केस बनेगा वो होगा फाई इज इक्वल टू ई ए कास 180 डिग्री, और कास 180 पे क्या आता है आपके पास, -1, और -1 क्या देगा आपके पास, नेगेटिव फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स की तो हमें समझ है, जीरो फ्लक्स की भी हमें समझ है। ये नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब ये है कि फील्ड लाइंस आर एंटरिंग टू द सरफेस, बात ही खत्म। जहाँ पे आपको नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग टू द सरफेस। नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग, ENTRING, एंटरिंग द सरफेस, सरफेस के एंटर हो रही है। और पॉजिटिव फ्लक्स को हम ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस, सरफेस को क्या कर रही हैं, लीव कर रही हैं। ये कंसेप्ट है किस चीज़ का, पॉजिटिव फ्लक्स का और नेगेटिव फ्लक्स का। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के इंटर हो रही हैं तो उसको हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं फिजिक्स में, और जो सरफेस से निकल रही होती हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी सरफेसेस से निकल रही हैं तो इसको हम पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। अब ज़रा आते हैं 3 डायमेंशनल सरफेस। जब 3 डायमेंशनल सरफेस को रखा जाएगा किस चीज़ में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसकी तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कौन सा सरफेस, क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल। ये बात याद रखें जहन में, डायमेंशनल, 3 डायमेंशन। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये एक y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस के बीच में हमने इस क्यूब को उठा के यहां पे रख दिया, तो वो क्यूब कुछ यूं है। ये अब ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस हम फिजिक्स में 3 डायमेंशनल सरफेस को, और मैंने यहाँ पे वाजे कर दिया था कि क्लोज सरफेस में हम डायरेक्शन सिर्फ आउटवर्ड लेंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन और यहाँ से होके जा रही है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि इस सरफेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसकी तरफ, इस लोअर सरफेस की डायरेक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ, इस साइड वाले डायरेक्शन क्या होगी आपके पास बिल्कुल इस तरफ, इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, ये बिल्कुल सामने वाली, ये होगी आपके पास बिल्कुल इस तरफ। अंदर वाले की डायरेक्शन जो उस साइड पे, अंदर का मतलब है उस साइड पे, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगी। अब हम देखते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स कितना होगा। सवाल क्या है, सवाल आपके पास ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई फ्रॉम ऑल द surfaces of the given cube will be dash, will be, यानी फाई 1 कितना होगा, फाई 2 कितना होगा, फाई 3 कितना होगा, फाई 4 कितना होगा, फाई 5 कितना होगा और फाई 6। एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं, हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। तो मैं पहला कैलकुलेट करके देता हूँ, कोई और भी कैलकुलेट करके देता हूँ, बाकी आपने कैलकुलेट करना। फ्लक्स फाई किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर हो जाएगा आपके पास ई ए कास थीटा, ई ए कास थीटा। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बात को समझे ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्यूब सामने पड़ा है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपके पास ई ए कास 180 डिग्री, ये A1 है, इसको हम क्या देते हैं A2, इसको हम क्या देते हैं A3, इसको हम क्या देते हैं A4। अब आपके पास 2 को अगर हम देखें तो ये किस चीज़ के बराबर है, ई ए कास थीटा। इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं, क्यूब यूं, इसका एरिया क्योंकि हम इस फेस से देख रहे हैं बिल्कुल इस तरफ, तो कितने एंगल बन रहा है, ई ए कास 0 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा ई ए माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई ए प्लस 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ई ए। मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव, यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव। नेगेटिव फ्लक्स का मैंने क्या बताया कि फील्ड लाइंस आर एंटरिंग द सरफेस, तो इस क्यूब में तमाम की तमाम फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, इस क्यूब में इस सरफेस से तमाम की तमाम फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इससे कितना होगा, ये परपेंडिकुलर 3 से 90 डिग्री, तो इससे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, इससे फ्लक्स 0 होगा। तो याद रखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ई के ऊपर भी, ए के ऊपर भी और थीटा के ऊपर भी। एक और केस लेते हैं जिसमें आपको फ्लक्स की बेहतरीन समझ आ जाए और उसको क्वेश्चन के लिहाज से छोड़ देते हैं। वो ये है कि कोई भी सर्कुलर एरिया है, क्या है, सर्कुलर एरिया। कोई प्लेट ले लिया हमने, खाने वाली प्लेट जिसमें आप बिरयानी वगैरह खाते हैं, वो ले लिया आपने,
उस को बिल्कुल यूं रख दिया है। लेट्स सपोज ये हाथ जो है ये सर्कुलर प्लेट है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर होता है। किस चीज़ के? सरफेस के। ये सरफेस था और यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये रेड कलर का पेन क्या इंडिकेट कर रहा है? इस प्लेट की एरिया की डायरेक्शन, वेक्टर एरिया इंडिकेट कर रहा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूं गुजार दिया, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई की और ये डायरेक्शन है आपके पास एरिया वेक्टर की। सवाल ये है कि फ्लक्स जो होगा फाई, ये रेडियस है। किस चीज़ का रेडियस है? इस सर्कल का रेडियस है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। फ्लक्स किस चीज़ के बराबर होगा? ई ए कास थीटा। ये फाई 1 और इस साइड को हम कहते हैं फाई 2, ई ए कास थीटा 2। ये थीटा 1 कह देते हैं हम इसको और ये थीटा 2 कह देते हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन की क्या करना है? सिलेक्शन करनी है कि यहाँ पे आएगा ई ए कास 30 आएगा या क्या आएगा आपके पास ई ए कास 60 आएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपने इंतखाब करना। अब चलते हैं किसकी तरफ? गाज़ेस लॉ। गाज़ेस लॉ इंतहाई ही अहम कि गाज़ लॉ क्या होता है। गाज़ लॉ याद रखें कि हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया से होता हुआ है, परपेंडिकुलर एरिया जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रख दी थी, उसको क्या कहा जाता है। अब उसी के बारे में गाज़ ने एक लॉ पेश किया, गाज़ेस लॉ। इंतहाई ही अहम लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का लॉ है। हम किसी भी मकाम पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसके ज़रिए? गाज़ेस लॉ के लिए। गाज़ेस लॉ कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। बात किसकी चली है? क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है कि कौन सा लेंगे? 3 डायमेंशनल सरफेस। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू किस चीज के इक्वल टू होगा? द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द सरफेस। ये किसने कहा? गाज़ ने कहा। गाज़ ने एक इंतहाई ही बेहतरीन लॉ पेश किया है और वो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द सरफेस। इसका मतलब ये है कि Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। और याद रखें कि यहाँ पे हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे? एप्सिलॉन में फ्री स्पेस का जिक्र करें। किसी भी बॉडी के लिए हो सकता है, उसके लिए हम आगे केसेस में आएगा। वो कोई भी चार्ज किसी भी स्फेयर के अंदर बंद हो सकता है, क्लोज सरफेस के अंदर, क्यूब के अंदर, किसी भी क्लोज के अंदर बंद हो सकता है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे? फ्री स्पेस का जिक्र करें। गाज़ेस ने कहा कि गाज़ेस ने क्या कहा कि एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स उतना होगा जितना चार्ज इनक्लोज होगा। अगर चार्ज ज़्यादा इनक्लोज है
तो वहाँ से फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अगर चार्ज कम इनक्लोज है तो वहाँ से फ्लक्स भी कम होगा। बात ही ख़त्म, इंतहाई आसान। अक्सर बच्चे गाज़ेस लॉ का नाम सुन के ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। गाज़ अंकल ने इंतहाई ही आसान सा कहा है कि एक क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है उतना फ्लक्स होगा डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, एक एग्जाम्पल की तरफ, जिससे हमें समझ आ जाए कि गाज़ अंकल ने जो स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट कैसे है। गाज़ेस लॉ की तरफ बढ़ते हैं तो पहले वाज़े कर दूं कि गाज़ अंकल ने क्लोज्ड सरफेस लिया है। हम क्या ले लेते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास एक चार्ज Q प्लस Q किसके अंदर इनक्लोज्ड है, एक स्फेयर के अंदर इनक्लोज्ड है। किस चीज के अंदर इनक्लोज्ड है, स्फेयर के अंदर इनक्लोज है, बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। इस पूरे सरफेस से, इस पूरे क्लोज सरफेस से हमने किस चीज को कैलकुलेट करना है, फ्लक्स को, जो कि गाज़ अंकल ने क्या कहा कि इस क्लोज स्फेयर से, क्लोज सरफेस से, हम ये स्फेयर कंसीडर कर रहे थे, स्फेयर क्या होते हैं, क्लोज सरफेस होते हैं, उससे फ्लक्स क्या होगा, इस चीज के बराबर। तो याद रखें कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो हम कोई भी एरिया ले लेते हैं, बिल्कुल यहां पे छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये एरिया, एक एरिया ये ले लिया, 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 ये 3 से 4 एरियाज ले लिए और इन एरिया से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन, और हमने पढ़ा था कि एरिया की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होती। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। लाइन में भी थोड़ी सी आपको टेढ़ी नजर आ रही है, लेकिन है सही। यहां पे इस एरिया की डायरेक्शन भी बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इस एरिया की डायरेक्शन भी बिल्कुल यहां पे परपेंडिकुलर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बिल्कुल रेडियली, और इस एरिया की डायरेक्शन भी बिल्कुल रेडियली। ये एरिया 1 है, इसको हम स्मॉल एरिया डेल्टा 1, इसको स्मॉल एरिया डेल्टा A2, और इसको स्मॉल एरिया डेल्टा A3, और इसको स्मॉल एरिया डेल्टा AN कहते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपके पास E0, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी E0 है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी E0 है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी E0। हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर। यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, φ1, यहाँ डेल्टा φ1। यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो होगा डेल्टा φ2, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो होगा डेल्टा φ3, और यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो होगा डेल्टा φn। अब हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स, हमने यहाँ पे क्या किसी, नेट फ्लक्स फाई नेट, ये किस चीज़ के बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस डेल्टा की बात चलती रहेगी साथ में φ3 प्लस सो ऑन डेल्टा φn। तो हमारे पास फाई किस चीज़ के बराबर है, ई डॉट ए, तो ये हो जाएगा E0 डेल्टा A1 cos थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास E0 डेल्टा A0, क्या हो जाएगा आपके पास E0
डेल्टा A2 cos थीटा 2 हो जाएगा, प्लस चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा आपके पास E0 डेल्टा AN cos थीटा n। तो याद रखें कि हर मकाम पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर एरिया पैरेलल है, यानी 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। किस चीज़ के दरमियान? यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लोज सरफेस में हम आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे बिल्कुल बाय, यहाँ पे बिल्कुल बाय, यहाँ पे बिल्कुल बाय, यहाँ पे बिल्कुल बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, तो हर तरफ डायरेक्शन क्या है? 0 डिग्री है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा आपके पास समीशन का साइन लेंगे, नेट फ्लक्स I इज इक्वल टू N और N इज इक्वल टू 1 E0 डेल्टा AI और cos 0 हो जाएगा। cos 0 पे आपके पास क्या आ जाएगा? cos 0 पे आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू N और N इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपके पास E0 और डेल्टा AN, जिसको हम I भी लिख सकते हैं। I का मतलब है किसी भी पॉइंट का एरिया, और वहाँ पे क्या cos 0 पे क्या आएगा? 1 आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ के बराबर था? वो बराबर था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर, ज़रब इस स्फेयर का एरिया बराबर होता है 4 पाई R का स्क्वेयर। तो ये R का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई का कैंसिल हो जाएगा, और नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था गाज़ेस लॉ, जो कि किसी भी क्लोज सरफेस से था। नेट फ्लक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज किया था वो किस चीज के बराबर है? गाज़ेस लॉ। तो याद रखें कि गाज़ेस लॉ सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंडेंट है और परमिटिविटी पे डिपेंड। उस सरफेस, उस क्लोज सरफेस की ना साइज पे डिपेंडेंट है और ना ही शेप पे डिपेंडेंट है। सिमेट्री की तरफ आएंगे हम। तो अब चलते हैं हम किसी ऐसे एग्जाम्पल की तरफ जिससे वाज़े हो जाए कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू गाज़ेस लॉ। तो बढ़ते हैं। कि एक क्यूब के अंदर, कोई भी क्यूब है, कोई भी क्यूब है, आपके पास लेट सपोज ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस है, ये भी आपके पास क्या है? एक कोन है, ये भी आपके पास क्या है? क्लोज सरफेस है। और हमारे पास हम कहते हैं कि एक क्लोज सरफेस ये है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और एक क्लोज सरफेस ये है जिसका रेडियस बड़ा r है, और इनके बीच में क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे भी एक चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक चार्ज पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी एक चार्ज। यहाँ से भी फ्लक्स फाई किस चीज़ के बराबर होगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी फ्लक्स किस चीज़ के बराबर होगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से भी फ्लक्स किस चीज़ के बराबर होगा आपके पास? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के दोनों केसेस में, चाहे स्मॉल r है चाहे बड़ा r है, दोनों केसेस में आपके पास फ्लक्स क्या आएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्लक्स जो है थ्रू अ क्लोज सरफेस, गाज़ ने कहा कि किसी भी शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल का एरिया 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, 4 पाई r बड़ा r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जैसा कि हम
आपको सॉल्व करा के दे देता हूँ कि फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। बड़े आर के लिए क्या आएगा आपके पास फाई, ये स्मॉल आर से है और ये क्या आपके पास बड़े आर से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा आर का स्क्वायर। ठीक, और आपके पास हाँ, और बड़े आर को हम 2r पुट कर देते हैं जिससे ये इंडिकेट हो जाए कि r के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ज़रब 4 पाई 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर 2r के स्क्वायर के साथ कैंसिल, स्मॉल आर के स्क्वायर के साथ कैंसिल। एक बार फिर क्यों, तो इससे वाज़ेह हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ द क्लोज सरफेस पे डिपेंड। एक MCQs यहाँ पे एक और छोड़ देते हैं कि हमारे पास एक यही क्यूब है, क्या है आपके पास क्यूब के सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस से फ्रॉम द वन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल क्यूब के इस एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, या फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई आपके पास 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, या फाई बराबर होगा 6 क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या नन ऑफ दिस के बराबर होगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, मज़ीद भी बात होगी। और जाते जाते फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसेप्चुअल फिज़िक्स बाय फारूक कुंडे टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी न किसी को फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।